नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील के समीप गंधवई में जनसभा में पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन की अपनी सरकार की उपलब्धियां को गिनाया। वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी के गढ़ पर कमल के फूल को खिलाने के लिए पूरी ताकत लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 32 मिनट के अपने संबोधन में अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को देश के विकास के रास्ते पर मील का पत्थर बताया। वहीं कांग्रेस की आजादी के बाद से चली आ रही सरकारों को देश की तमाम समस्याओं की जड़ बताया। विलुप्तीकरण के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस को जमकर घेरा। वहीं आरक्षण में धर्म के नाम पर बंटवारा को लेकर निशाना साधा। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने सीएए कानून के लागू होने को लेकर कही। कहा, कल उन्होंने बड़ा फैसला लिया। देश में कई वर्षों से शरणार्थी के तौर पर जीवन जी रहे पश्चिम बंगाल से लेकर कश्मीर तक के पीड़ितों को भारत की नागरिकता मिली है। यह वह लोग हैं जो देश के बंटवारे के नाम पर ठगे गए, दूसरे देश में धर्म के नाम पर प्रताड़ित किए गए। उनको बाद में अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। मोदी ने कहा कि सीएए कानून का विपक्षी विरोध कर रहे हैं, जबकि यह समस्या कांग्रेस की ही देन है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि सीएए कानून को पलट सके। वहीं उन्होंने कांग्रेस को विलुप्तीकरण से लेकर सांप्रदायिक दंगे कराने को लेकर जिम्मेदार ठहराया। कहा, अब यह सब नहीं होते। आजमगढ़ की पहचान को लेकर भी उन्होंने कहा कि पहले देश में कहीं भी धमाके होते थे, नाम कहीं ना कहीं से आजमगढ़ का जुड़ता था। इसकी पहचान को बदलने का काम किया गया है। कहा कि वही सपा और कांग्रेस के शहजादे आतंकवादियों को छुड़ाने का काम करते थे, दंगाइयों का सम्मान करते थे। विलुप्तीकरण की राजनीति के अलावा उनको कुछ नहीं आता। राम मंदिर का विरोध करते थे। मोदी की गारंटी के कई मायनों पर उन्होंने चर्चा की। वहीं फ्री बिजली बिल योजना पर कहा कि पीएम सूर्यघर योजना में 75,000 रुपए सरकार देगी। आप घर पर सोलर पैनल लगाएं। फ्री बिजली रहेगी, एक्स्ट्रा बिजली को योगी सरकार खरीदेगी। वहीं 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के फ्री इलाज की योजना की गारंटी दी। पीएम मोदी ने कहा कि श्री कृष्ण का विरोध करने वालों के साथ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया बैठते हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगते हुए कहा कि 25 मई को भारी मतदान करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा सहजानंद राय, नीलम सोनकर, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, श्री कृष्ण पाल, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, MLC रामसूरत राजभर, विजय बहादुर पाठक, वंदना सिंह, सत्येंद्र राय, मनोज यादव आदि मौजूद रहे। राम राम। सब भैया बहनी के पाए लागी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 2 दिन पहले मैं बनारस में था। वहां जो माहौल बना, जिस प्रकार से काशी वासियों ने लोकतंत्र का उत्सव मनाया और स्वाभाविक है
कि प्रधानमंत्री वहां नामांकन करने गए थे तो जरा मीडिया वालों का भी ध्यान ज्यादा रहता है, लेकिन सवाल काशी का नहीं है। हिंदुस्तान के हर कोने में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से कटक तक, सब दूर यही उमंग है, यही उत्सव है। और लोकतंत्र की क्या ताकत है, उस पर दुनिया का ध्यान गया है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि दुनिया के अखबारों में पहले पेज पर भारत के लोकतंत्र के उत्सव की खबरें छाई हुई हैं। भारत के, भाई आप बैठिए और एक बार भी खड़े नहीं होंगे आप। भारत की पहचान, भारत का माहात्म्य दुनिया के लिए भी कितना महत्व रखता है, इसका ये परिचय है। दुनिया देख रही है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, हमारे सभी साथियों पर है। और जहां भी जाते हैं एक ही स्वर सुनाई देता है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प चारों तरफ लेकर के लोग चल रहे हैं, और वो है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाई और बहनों, साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। सीएए कानून है, और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई, और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बन करके लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। 70 वर्षों में हजारों परिवार प्रताड़ना झेल करके अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए मजबूरन, मुसीबत के मारे भारत मां की कोख में आकर के शरण लिया। लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सूध नहीं ली, क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। और ये लोग कौन है? ज्यादातर इसमें मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे ओबीसी समाज के भाई बहन हैं, मेरे पिछड़े भाई बहन हैं,
और इसलिए इन पर वहां तो जुल्म हुआ ही हुआ, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए यहां के कांग्रेस की सरकारों ने भी और उनके साथियों ने भी इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन यहां सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा, कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेक्युलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया। ये आपका नकाब, आप ढोंगी है, आप सांप्रदायिक है। आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। साहब, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है। देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी करनी कर लो, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप सीएए नहीं मिटा पाओगे। आने वाले कुछ महीनों में ही पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली, पंजाब तक हजारों शरणार्थी परिवार मां भारती की गोद में रह रहे हैं, अनाथ की तरह रह रहे हैं। वो अब सम्मान के साथ रहेंगे, उनके पास उनकी एक पहचान होगी, वो मां भारती के बेटे कहने के हकदार हो जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लाखों परिवार बसे हुए हैं जी। साथियों, मोदी की एक और गारंटी आज कश्मीर में भी दिख रही है। पिछले 5-6 दशकों में कश्मीर देश के हर चुनाव का मुद्दा होता था। हर चुनाव में सभी दल कश्मीर के मुद्दे को बुनाते थे। आपने देखा होगा, ये हमारे विरोधी लोग हैं ना, उनकी बोलती बंद हो गई है, उनके मुंह पे ताला लग गया है और दबी जबान में उन इलाकों में जाकर के कहते हैं, अरे चिंता मत करो, ये मोदी भले कुछ भी चिल्लाता रहे, ये मोदी ने भले 370 हटाया, ऐसा ही हमको मौका मिलेगा ना, हम 370 भी वापस ले आएंगे। भाइयों बहनों, सवाल मोदी का नहीं है। जिस प्रकार से श्रीनगर में
ये चौथे चरण के समय मतदान हुआ। भैया आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मुझे जरा बोलने दीजिए। चौथे चरण में श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, 40 साल के बाद वहां भारत के लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया, भारत के संविधान का गौरवगान किया गया और मतदान करके लोग गर्व अनुभव कर रहे थे कि वे हिंदुस्तान की सरकार बनाने जा रहे हैं। करिए 10 साल पहले देश में एक सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा भगवान भरोसे होती थी। कभी बम धमाके, कभी आतंक, कभी स्लीपर सेल, कभी दंगे, और आजमगढ़ की तो पहचान ही बदल दी गई थी। न जाने किस किस नाम से आजमगढ़ को बुलाया जाता था, कितना बदनाम करके छोड़ा था। देश में कहीं भी धमाके होते थे तो सबसे पहले लोगों का ध्यान आजमगढ़ की तरफ जाता था, लोग आजमगढ़ की चर्चा करते थे। और तब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए न कुछ सोचती थी न कुछ करती। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे, धमाके करने वाले आतंकियों को छोड़ा जाता था, स्लीपर सेल्स को राजनीति का कवर दिया जाता था। इसी रवैये के कारण देश भर में आतंकवाद फला फूला, अनेक माताओं को अपने बच्चों को बर्बाद होते देखा। और इन लोगों तो आज भी ऐसा ही रवैया। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस दल दो है, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। अब ये लोग तुष्टीकरण की ट्रिपल डोज लेकर आए हैं। एक तरफ ये लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा छीनकर उसको भी अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। और साथ ही ये लोग देश के बजट को भी बांटना चाहते हैं। बजट का 15% भी अब वहां सीधा का सीधा माइनॉरिटी के नाम पर ही अलॉट करना चाहते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, देश की एकता के लिए, देश में सच्चे अर्थ में संविधान का सम्मान करने के लिए, देश में सच्चे अर्थ में बाबा साहब आंबेडकर की भावनाओं को जीने के लिए हमें ये भागला करो राज करने वालों से चौकन्ने रहने की जरूरत है। आज भाजपा सरकार में यूपी का तेज विकास हो रहा है। मंदुरी एयरपोर्ट बना है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बनी है, किसान कल्याण के काम हो रहे हैं। लेकिन यूपी के शहजादे को इन कामों से पेट में क्यों दर्द होने लगता है? इन्हें लगता है कि इस क्षेत्र का विकास हो गया तो इनकी दुकान कैसे चलेगी,
आपने तो सपा के गुंडाराज के वो पुराने दिन देखे हैं। बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी, पढ़ाई लिखाई तक के लिए बेटियों का निकलना मुश्किल होता था। भाइयों और बहनों, आज भाजपा सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है। और योगी जी ने यहां दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की, मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। अब यूपी में तेजी से आधुनिक सेवाएं बनाई जा रही हैं। मुबारकपुर का साड़ी उद्योग हो या फिर निजामाबाद के मिट्टी के बर्तन या फिर यहाँ का गुड़, ऐसे हर उत्पाद को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और मजा ये है, ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया हैं वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे आदिवासी हो यार, जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे। और हम यदुवंश का महात्मा देखिए, अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव। यदुवंश का महात्मा कौन समझता है वो आप जानते हैं। भाइयों बहनों, आपको लालगंज से हमारी बहन नीलम सोनकर को भारी, आगे रहिए, हाँ, नीलम सोनकर जी को भारी बहुमत देकर संसद भेजना है। और हाँ, अब तक आजमगढ़ वालन के पास भोजपुरी का साधक हो, सेवक हो, निर्वाह का तप तपस्या आप लोगन के सामने है। परिवारवादी आपके वोट की कीमत नहीं समझ सकते। आप निर्भया जी को रिकॉर्ड वोटर से विजयी बनाकर वो रिकॉर्ड वोटों से जिताना। और दूसरा, बाकी हम तो बगल में बनारस में हुई है। मेरा एक और काम करिएगा, एक मतदान ज्यादा होना चाहिए। सुबह 10 बजे से पहले मतदान होना चाहिए। पुराने मत के सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। हर पोलिंग बूथ जीतना चाहिए। करेंगे? अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा आप लोग बताएं तो मैं बोलूं। मेरा एक काम करेंगे, सबके सब अगर हाथ ऊपर करके बताता है तो बताऊंगा। मेरा एक काम करेंगे, जरा मुझे जवाब दीजिए। मेरा एक काम करेंगे? एक काम करना, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना और कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे, हर एक को मेरा राम राम पहुंचा देंगे। आज से 10 वर्ष पहले का भारत पहचान और विश्वास के संकट से जूझ रहा था। सुरक्षा का खतरा हर व्यक्ति के सिर पर मंडरा रहा था। विकास तो पूरी तरह कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी। उक्त बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को निजामाबाद के गंधुवई में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने विश्वास के संकट व सुरक्षा के खतरे से लोगों को मुक्त कराया। एक वक्त था जब देश व दुनिया में कहीं भी कोई घटना होने पर उससे आजमगढ़ का नाम किसी न किसी तरह जुड़ जाता था, लेकिन बीते 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ। आज आजमगढ़ देश व दुनिया में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद और नक्सलवाद पर 10 वर्षों में प्रभावी अंकुश लगा है। 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय दिया है। इसके पहले प्रधानमंत्री जब आजमगढ़ आए थे तो जिले को एयरपोर्ट की सौगात भी दे गए थे। पहले जिन लोगों ने आजमगढ़ को परिवार की प्रॉपर्टी बनाया था, अब आजमगढ़ चाहे वाराणसी से हो, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे अयोध्या से हो, चाहे प्रयागराज से हो, बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़कर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री के माध्यम से एक नई पहचान मिली है। 7 चरणों के चुनाव में 4 चरण पूरे हो चुके हैं और 3 चरण बाकी है। 4 जून को परिणाम आएगा और इसका इंतजार किए बगैर पूरे देश के अंदर से एक ही आवाज आ रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 के पार। और भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है, भारतवासियों का सौभाग्य है कि आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता, जिनके मन में गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति, अन्नदाता किसानों के प्रति, अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के प्रति, जिनके मन में महिलाओं के उत्थान के प्रति एक पीड़ा है, एक संवेदना है, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित करते हुए उनकी खुशहाली और उनके उत्थान के लिए समर्पित किया है, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन आज आजमगढ़ की धरती पर हुआ है। बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले का भारत पहचान के संकट से और विश्वास के संकट से जूझ रहा था। सुरक्षा का एक खतरा हर एक व्यक्ति के ऊपर मंडरा रहा था। विकास कार्य कांग्रेस नेतृत्व सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी और गरीब कल्याण के नाम पर गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। और आजमगढ़ का तो कहना ही क्या है, कहीं भी देश और दुनिया में आतंकी घटना घटित होती थी, उसके तार इस आजमगढ़ जनपद से जुड़ करके पूरे आजमगढ़ को बदनाम कराया जाता था। बहनों भाइयों, पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नया भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश लगा है। और यही नहीं, अब आजमगढ़ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक विश्वविद्यालय दे दिया है, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे दिया है। और अभी 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आए थे, आजमगढ़ वासियों को एयरपोर्ट की सौगात भी दे गए हैं। आजमगढ़ को पहले जिन लोगों ने परिवार की बपौती बनाया था, वे लोग आज बेनकाब हुए हैं। आज आजमगढ़ चाहे वाराणसी से हो, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे अयोध्या से हो, चाहे प्रयागराज से हो, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब आपको देश और दुनिया में जाने में संकट नहीं होता है। पहले होटल की बात तो दूर, धर्मशाला में भी रूम नहीं मिलता था। आजमगढ़ के नाम पे लोग चौंकते थे। आज बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर वातावरण, सम्मान नए आसमान को छू रहा है। ओडीओपी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो नई पहचान मिली है, इस पहचान को तो आगे बढ़ाने का काम हुआ ही है।
साथ साथ अब तो पूरे देश के अंदर अब तक 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, 3 चरण बाकी है। 4 जून का इंतजार के बगैर पूरे देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार और अब की बार बहनों और भाइयों, और हर एक ओर से आवाज है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हर एक ओर से एक ही आवाज है, और वह है जो राम को लाए हैं 500 वर्षों का इंतजार प्रधानमंत्री जी ने समाप्त करके अयोध्या में रामलला को विराजमान कर दिया है। इस दृष्टि से पूरा भारतवासी अभिभूत है, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का इंतजार कर रहा है। और इस दृष्टि से एक बार जब यहां पर प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, बहनों और भाइयों, आजमगढ़ में आपने उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरुआ को चुनाव जिता करके भेजा था, और आज तो लालगंज में श्रीमती संगीता आजाद भी और श्रीमती नीलम सोनकर भी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए आप सबके सहयोग से आगे बढ़ चुकी हैं। और इन सबको आशीर्वाद देने के लिए और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे बीच में हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी आजमगढ़ वासियों की ओर से एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम तिरंगे को लहरा कर आएंगे या फिर तिरंगे में ही लिपट कर आएंगे की बात कहकर बीएसएफ में नौकरी करने गए शहर कोतवाली क्षेत्र के कोलपांडे निवासी करण कुमार ने अंततः अपना यह वादा पूरा किया। ड्यूटी के दौरान टैंकर पलटने से हुई उनकी मौत के बाद तिरंगे में लिपटा उनका शव जनपद पहुंचा। तिरंगे में लिपटे ताबूत के घर पर पहुंचते ही कोहराम मच गया। उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए कई मोहल्ले व जनपद के कोने कोने से लोग यहां पहुंच गए। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता सहजानंद राय, एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने जवान के घर पहुंच उसके अंतिम दर्शन किए। सांसद दिनेश लाल यादव ने शहीद की माता को गले लगाकर उन्हें ढांढस बंधाया। काफी देर तक उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए हर संभव सहयोग का वादा किया। इस दौरान शहीद को ससम्मान गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। पूरे क्षेत्र में करुण क्रंदन के साथ ही साथ जवान की अमरता, भारत माता की जय, वंदे मातरम का जयघोष गूंजता रहा। क्या
बैठ गए थे लेने के उधर लोग जब पानी लेके आए हैं तो डिस्प्ले पीछे चले गए। सावधान आपको बता दें कि आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के कोल पांडे निवासी बीएसएफ जवान करण कुमार पुत्र स्वर्गीय चंद्रशेखर का शव बुधवार की देर शाम को उनके घर पर पहुंचा। तिरंगे में लिपटे ताबूत के घर पर पहुंचते ही क्षेत्र में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। करण कुमार के यूनिट की वर्तमान में जम्मू कश्मीर के कश्मीर इलाके में ड्यूटी लगी थी। सुबह 9:30 के करीब हादसा हुआ। करण कुमार के सहयोगी प्रवीण कुमार ने घर पर इसकी सूचना दी। घर पर करण की बहन गंगा और सरस्वती को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद परिवार में मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बहनों ने एक बार फिर पुष्टि के लिए जब पूछा तब फिर जानकारी दी गई। बहनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों बहनों ने अपनी मां विद्या देवी को जैसे ही इसकी जानकारी दी वह बेहोश हो गई। किसी तरह से उन्हें संभाला गया। परिवार के अन्य सदस्यों को और रिश्तेदारों को जानकारी दी गई। थोड़ी देर में सूचना आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और लोगों की भीड़ घर पर उमड़ पड़ी। इसके बाद शव का बेसब्री से इंतजार किया जाने लगा। बताया जा रहा है कि सुबह हेडक्वार्टर पर टैंकर से पानी ले जाने का करण कुमार को आदेश हुआ था। चालक पहाड़ के रास्ते पर पानी के टैंकर को नियंत्रित नहीं कर पाया और टैंकर पलट गया। हादसे में मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गुरुवार को एक तरफ जहां मोदी के जयकार के नारे लग रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने मीडिया को जारी बयान में मोदी सरकार पर हमलावर हो गए। उन्होंने देश के आर्थिक हालात, महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि देश में इस समय आईपीएल चल रहा है और आप लोग देख रहे होंगे जब कोई बॉलर पीट रहा होता है तो बौखलाहट में कभी नो बॉल तो कभी वाइड बॉल फेंकता है। कमोवेश यही स्थिति माननीय मोदी जी की भी है। आज जब उनको यह लग रहा है कि उनकी हार सुनिश्चित है तो वह बौखलाहट में इस तरह की बात बोल रहे हैं कि आपकी संपत्ति को इंडिया गठबंधन अल्पसंख्यकों में बांट देगी, तो कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। वो तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे समाज में धार्मिक नफरत फैले और उसका फायदा भाजपा को हो। लेकिन मोदी जी नौजवानों की बात नहीं कर रहे हैं जिनको उनकी सरकार ने अग्निवीर बनाकर और उनके पेपर लीक कराकर उनके भविष्य को अंधकारमय करने का काम किया है। भाजपा और आरएसएस से जुड़ा डीआरडीओ में वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर देश की संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान को देते हुए पकड़ा गया था। वो क्या है, आतंकवादी या देशभक्त? मोदी जी उन किसानों की बात नहीं करते जिनकी आय दुगनी होने का वादा किए थे और उन महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं जिनकी अस्मत लूटने वालों को मोदी सरकार लगातार संरक्षण दे रही है। मोदी जी देश की जनता की बात भी नहीं कर रहे हैं कि आज उनकी सरकार की वजह से जनता को महंगाई और बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। मोदी जी अपने हर रैली में भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी सरकार ने भारत माता को आर्थिक रूप से खोखला करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से 2014 तक देश के ऊपर लगभग 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था, जिसको मोदी सरकार ने अपने अथक प्रयासों से 200 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचाकर देश को कर्ज के जंजाल में फंसा दिया है।
आखिर ऐसा क्या कारण है कि एक तरफ देश आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा और अडानी आर्थिक रूप से लगातार मजबूत हो रहे हैं? देश इसका जवाब चाहता है मोदी जी से। चल रहा है और आप लोग देख रहे होंगे जब किसी बॉलर की पिटाई होती है तो बौखलाहट में आके कभी नो बॉल फेंकता है, कभी वाइड बॉल फेंकता है। कमोबेश यही स्थिति आज माननीय मोदी जी की है। जब उनको ये दिख रहा है सामने कि हमारी हार सुनिश्चित है और उनके हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही है, तो बौखलाहट में आकर के कभी वो कहते हैं कि देश की संपत्ति को अल्पसंख्यकों में बांटने की बात इंडिया गठबंधन कर रही है, कभी वो कहते हैं मंगलसूत्र की बात, कभी वो ऐसी बात करते हैं जिससे देश में सामाजिक और धार्मिक नफरत फैले और बीजेपी को उसका लाभ हो। लेकिन माननीय मोदी जी वो बात नहीं कर रहे हैं जो युवा अपनी डिमांड रख रहा है। युवा कह रहा है कि उसके पेपर लीक होने कब बंद होंगे, युवा कह रहा है कि उसको अग्निवीर के दंश से छुटकारा कब मिलेगा, किसान कह रहा है उसकी आय दुगनी कब होगी, महिलाएं कह रहे हैं कि उनके अस्मत लूटने वालों को बीजेपी का लगातार संरक्षण क्यों मिल रहा है, इस देश की जनता कह रही कि उनको महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा कब मिलेगा। ऐसे दौर में माननीय मोदी जी देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आज मोदी जी जब भी किसी भाषण में जाते हैं भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन मोदी सरकार में ही देश को आर्थिक रूप से खोखला होने का सौभाग्य मिला है। यदि आपको याद होगा जब देश आजादी के बाद से 2014 तक देश के ऊपर लगभग 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था, आज मोदी जी के अथक परिश्रम की वजह से एक 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज 200 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। आप सोचिए, देश लगातार कर्ज के जंजाल में फंसता जा रहा है, देश के आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है। मतलब देश कमजोर हो रहा है, बीजेपी मजबूत हो रही है, देश कमजोर हो रहा है, अडानी मजबूत हो रहा है। तो कहीं न कहीं जब ये भारत माता की जय बोलते हैं तो उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। देश में कोई ऐसा सरकारी संस्थान नहीं बचा है जिसको बेचने की कुदृष्टि मोदी सरकार की न रही हो। तो आप भारत माता की जय किस मुंह से बोलते हैं? आप माँ गंगा के बारे में बोलते थे 2014 में, आपको याद होगा कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, और आज माँ गंगा की दुर्दशा देख लीजिए। तो जिनकी सरकार ने माँ गंगा तक को नहीं छोड़ा, उनके साथ भी झूठ बोलने का काम किया, तो देश की जनता के साथ लगातार झूठ बोल रहे हैं। तो स्थिति ऐसी है कि उनको देश की जनता ने लगातार नकारने का काम किया है और आज प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। और इसी बौखलाहट में माननीय मोदी जी की भाषा भी लगातार बिगड़ती जा रही है। इन दिनों गर्मी और उमस से लोग जहां बेहाल नजर आ रहे हैं, वहीं राजा जयलाल सिंह शाया संयुक्त जिला चिकित्सालय अतरौलिया में भर्ती मरीजों की दुर्दशा बिजली व्यवस्था बेपतरी होने से साफ दिखाई दे रही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों का आरोप है कि जब से वह अस्पताल में भर्ती हुए हैं, दिन में तो किसी तरह बिजली की आपूर्ति होती है, लेकिन शाम ढलते ही अस्पताल परिसर में अंधेरा छा जाता है। गर्मी इतनी कि उमस और गर्मी से लोग बिलबिलाने लगते हैं। वहीं कुछ मरीज अपने हाथ में देसी पंखा लेकर अपने आप को राहत पहुंचाने का कार्य करते नजर आए। यही नहीं, भर्ती मरीजों का यह भी आरोप है कि मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर स्टाफ नर्स द्वारा मरीजों को इंजेक्शन व दवाइयां दी जाती है। कुछ मरीज व उनके परिजन अस्पताल परिसर से बाहर निकलकर अपनी रात गुजारते हैं। अस्पताल प्रशासन की यह घोर लापरवाही मरीज अपनी जुबानी बता रहे हैं। सरकार द्वारा किए जा रहे बड़े बड़े दावे फेल साबित हो रहे हैं। मई माह की भीषण गर्मी और उमस में मरीज पूरी तरह से बेहाल हो रहे हैं। मरीजों का आरोप है कि बुधवार की शाम विद्युत व्यवस्था खराब होने से पूरे अस्पताल परिसर में लगभग 2 घंटे अंधेरा छाया रहा। भर्ती मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी अंधेरे में स्टाफ नर्स व डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज मोबाइल की लाइट जलाकर किया गया, जबकि अस्पताल परिसर में बड़े बड़े जनरेटर मरीजों की सुविधा के लिए लगाए गए हैं। बावजूद इसके मरीज गर्मी से बेहाल होते नजर आए। इस संदर्भ में अस्पताल के CMS डॉक्टर S.K. ध्रुव ने बताया कि मरीज जो भी आरोप लगा रहे हैं वह गलत और निराधार है। अस्पताल परिसर में जनरेटर चालू है, आवश्यकता पड़ने पर चालू किया जाता है। लोगों को पर्याप्त बिजली मिल रही है। अस्पताल में एक्सरे के लिए अलग जनरेटर लगा है तथा महिला विंग में भी जो जनरेटर लगा है इसका इस्तेमाल भी अस्पताल में होता है।
मरीजों का आरोप बेबुनियाद और निराधार है। अब देखना यह है कि कई दिनों से भर्ती मरीज झूठ बोल रहे हैं या अस्पताल के सीएमएस सच बोल रहे हैं, यह तो जांच का विषय है। जबकि मरीजों ने बिजली व्यवस्था को लेकर अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। लाइट ना दे तुम्हें? गर्मी जीव अपनाते है। कई दिन से लाइट ना मिले थे यहाँ। जहिया पहले सोमवार गई वही रहा, हालत खराब रहा, बड़ा हंगामा में कहा आज क्या घंटा से लाइट कटल है? 2 घंटा से लाइट कटल है। अभी तक लाइट ना आल है। नहीं कहा परेशान तो खूब हुआ। बहुत 2 घंटा भर सब बोला भाई, गर्मी से पूरा परेशान हुआ। चला पेट में दर्द है थोड़ा। कई दिन से भर्ती हो? 2 दिन से। तो काहे बाहर आई बैठा तू? लाइट ना है 2 दिन से। का दिन में लाइट रहला कि ना? दिन में लाइट रहा, रात में लाइट ना। रात में लाइट नहीं रहला? जनरेटर ना चलेला? नहीं। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board.